नमस्कार। आर्थिक गुरुकुल के इस एपिसोड में फिर से आप सबका स्वागत है। मैं देवदास अग्रवाल। जिस प्रकार किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति होती है अथवा रिवीजन होता है, उसी प्रकार से अपने आर्थिक गुरुकुल के इन एपिसोड्स में मेरा मन अपने द्वारा दिए गए 28 मार्च 2023 के इसी श्रृंखला के 14वें वीडियो, जिसका टॉपिक था व्हाट इज़ डिविडेंड, को मैं सुन रहा था। और मैंने उस एपिसोड को सुनते सुनते यह दिमाग में आया कि डिविडेंड के भी भीतर घुसना चाहिए और डिविडेंड के भी बारे में कुछ और विशेष चीज़ें आप सबको शेयर करनी चाहिए। तो जो दिमाग में विचार आया वो ये आया कि डिविडेंड अर्थात लाभांश के बारे में तो हम लोग सब समझ गए कि कंपनियां किस प्रकार से अपने जनरल रिज़र्व या इक्विटी शेयर के प्रीमियम से जो रिज़र्व बनता है उसको कैपिटलाइज करने के लिए उसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे यह बात शेयर करते हुए कि डिविडेंड अपने अनुभवों के आधार पर मैंने जो पाया और वो प्रैक्टिकलिटी में दिखाई भी पड़ता है कि डिविडेंड भी कुछ एक प्रकार का होता है, जिसमें मुख्य तौर पर मेरे दिमाग में आता है एक तो सबसे पहले होता है इंटरिम डिविडेंड, दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड और तीसरा होता है स्पेशल डिविडेंड। तो जैसा कि नाम से भी इंटरिम डिविडेंड अर्थात अंतरिम लाभांश और फाइनल डिविडेंड मतलब जो फाइनल स्थिति में दिया जाने वाला उस वित्तीय वर्ष का जो लाभांश होता है या जिसको फाइनल एंड लास्ट डिविडेंड या अंतिम लाभांश कहते हैं। और तीसरा होता है स्पेशल डिविडेंड, जो सभी कंपनियों तो नहीं देती हैं, लेकिन वह एक पर्टिकुलर सिचुएशन विशेष में स्पेशल डिविडेंड की अवधारणा सामने आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड की। तो सपोज़ करें कि किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई डिविडेंड डिक्लेयर करने की बोर्ड मीटिंग एजेंडे में पास होती है। तो जब 1 अप्रैल सपोज़ करें कि 22-23 फाइनेंशियल ईयर की बात अगर हम लोग करें तो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 31 मार्च 2023 को ख़त्म होता है। तो जो डिविडेंड इस 22-23 के फाइनेंशियल ईयर के बीच की अवधि में बोर्ड मीटिंग्स करने के बाद फर्स्ट डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वह अंतरिम डिविडेंड होता है। कुछ कंपनियां जो अपने निवेशक को ज़्यादा लाभांश देती है या देना चाहती हैं वो प्रथम इंटरिम डिविडेंड, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड या तीसरा इंटरिम डिविडेंड भी दे देती हैं कभी कभी। तो ऐसी कंडीशन में यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके द्वारा अपने इन्वेस्टर को रिवार्ड दिए जाने के संदर्भ में डिविडेंड और ख़ास करके इंटरिम डिविडेंड का निर्धारण होता है। और इंटरिम डिविडेंड के बाद फिर जब सामान्य तौर पर ऐसा प्रैक्टिस में देखा गया है कि जब 31 मार्च 2023 पूरा हो जाता है तो उसके बाद की किसी तिथि में वो 1 महीने 2 महीने के बाद भी हो सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब अपनी बुक की क्लोजिंग करते हैं 2022-23 की और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि लाभांश का कुछ और वितरण अपने इन्वेस्टर्स को किया जाना चाहिए, तो निवेशकों को किया जाना चाहिए, तब वो लोग फाइनल डिविडेंड का डिक्लेरेशन करते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि कभी इंटरिम डिविडेंड अगर डिक्लेयर किया गया है तो फिर फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया ही जाए। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि इंटरिम डिविडेंड इनिशियल स्टेज पर दिया जाता है और बाद में फिर उस साल में कभी फाइनल डिविडेंड नहीं दिया जाता है। ऐसा भी होता है और इंटरिम के साथ में फाइनल डिविडेंड दिया भी जाता है। तो यह डिपेंड करता है कि बुक्स और कंपनी के व्यापार में किस प्रकार से लाभ अर्जित हुआ है, उसी आधार पर निवेशकों को उनके शेयर होल्डिंग के बेसिस पर वह डिविडेंड इंटरिम या फाइनल डिविडेंड दिया जाता है। इसके बाद एक बहुत स्पेशल सा टर्म आता है स्पेशल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड है जो इंटरिम और फाइनल डिविडेंड से अलग होता है। और स्पेशल डिविडेंड जैसा कि उसके नाम से भी प्रतीत होता है कि अपने आप में एक तरीके से वह स्पेशल प्रकृति का होता है। इस डिविडेंड को बांटने के लिए कोई भी कंपनी, सपोज़ करिए कि उसकी कोई फॉरेन की सब्सिडियरी कंपनी थी, उसने उस कंपनी को वहाँ बेचा, या उसके पास कोई बड़ा लैंड था, कोई प्रॉपर्टी थी, कोई
और भी किसी तरीके के उसके अपने इन्वेस्टमेंट थे, उन इन्वेस्टमेंट्स पर कोई बड़ा रिटर्न आ गया, या कोई डीमर्जर हुआ, डीमर्जर होने में जो कंपनी उनके अपने मुख्य कंपनी से की आनुषंगिक इकाई के रूप में अलग हुई, उस कंपनी के द्वारा मिला हुआ कोई बड़ा पैसा हुआ, तो इस तरीके से कंपनी की बुक्स में जो पैसे प्रतिलक्षित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, और वो किसी विशेष घटना से होते हैं, किसी प्रॉपर्टी की, किसी मशीनरी की सेल, या किसी भी तरीके से ऐसी जो आकस्मिक आय हम लोग कह सकते हैं, जो केवल उसी फाइनेंशियल ईयर में होती है और जिसके होने में कोई सततता नहीं होती, अर्थात कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, वह वन टाइम इनकम होती है, या अपने प्रकृति की वह वर्ष में होने वाली एक अकेली इनकम होती है। तो इस प्रकार का कोई अगर आकस्मिक स्थिति में कोई कंपनी को कमाई होती है, और वह कंपनी के डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनकी मंशा भी होती है कि हमारे शेयर होल्डर्स का भी भला हो, तो जो कंपनी में उस प्रकार की असेट्स की सेल होती है, या जिन कारणों के वजह से वह अतिरिक्त बड़ी रकम कंपनी के पास आती है, उसको फिर कंपनी की ओर से एक स्पेशल डिविडेंड के रूप में अपने अंशधारकों को या शेयरधारकों को बांटा जाता है। यही स्पेशल डिविडेंड होता है। इस स्पेशल डिविडेंड का अक्सर हम लोग सुनने में देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, जो भारत की नवरत्न कंपनियां हैं, जैसे IOC और BPCL, या तमाम इस तरीके की बहुत सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उन कंपनियों के द्वारा अर्जित किए जाने वाले लाभांश का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने में भी जाता है, क्योंकि सरकार की ही धारिता होती है उन कंपनियों के ओनरशिप पे 50-60%, 70%, काफ़ी मतलब मेजॉरिटी स्टेक होल्डर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होती है। और उन कंपनियों के द्वारा कमाए गए पैसों को जब लाभांश के रूप में भारत सरकार को दिया जाता है, तो वह भारतीय राजस्व में आते हैं और राजस्व को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके द्वारा भी प्राइवेट कंपनियों की अपेक्षा कभी कभी ज़्यादा स्पेशल डिविडेंड्स दिए जाते हैं, जो एक बड़ी धनराशि के रूप में भारत सरकार के राजकोष में जमा होते हैं, और उससे भारत की समृद्धि पुनः आगे की तरफ बढ़ती है। और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को जितना भी सराहा जाए वो कम है, क्योंकि यह देश के आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाले इस प्रकार के स्पेशल डिविडेंड होते हैं, जिनसे भारत सरकार के खजाने में वृद्धि होती है, और वही वृद्धि भारतीय समाज के कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और बढ़ते हुए भारत की आर्थिक गति को पूरे विश्व के मानचित्र पर पुनः स्थापित करने के लिए काम में आती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और देश की रक्षा करने वाले महान वीर सपूत सैनिकों के सम्मान में जय हिंद।